हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं जो चैप्टर करवाने के लिए जा रहा हूँ उसका नाम है कोशिका शेल। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है और फालतू कुछ नहीं हूँ, वही सारे चीज़ों को मैं यहाँ इंक्लूड किया हूँ, इसमें शामिल किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, समझे। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पलट करके देख लीजिएगा। मेरा विश्वास कीजिए, आप कहीं भी पढ़ते हो ना, अगर इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एक बार इस लेक्चर को ज़रूर अटेंड कीजिए, ज़रूर पूरा इस वीडियो को देखिए। और जब वीडियो पसंद आए, ठीक है, और कहीं भी पढ़ते होंगे आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखते हैं कि जब एक मैच का खिलाड़ी, एक क्रिकेट का प्लेयर जब ग्राउंड पे उतरता है तो उससे पहले वो क्या करता है, प्रैक्टिस मैच खेलता है। उससे पहले वो नेट पे, वो पिच पे खूब पसीना बहाता है, खूब मेहनत करता है और तब जाके वो फाइनल मैच के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो आप कहीं भी पढ़ते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, जहाँ पढ़ते हो वहीं पढ़ते रहिए। लेकिन मेरा भाई, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन तो पढ़िए, ठीक है, बट मेरा बात मानिए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। कोई भी कुछ दिखा दे कि मेरे इंस्टीट्यूट से फर्स्ट रैंक आया है, ये सब झूठ बात है। ये लोग पैसे दे करके उन बच्चे का मार्कशीट वगैरह ले करके और वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा बात मानिए, क्योंकि मैं भी नीट क्वालिफाई हूँ, मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऑनलाइन तो सही है, लेकिन आपको ऑफलाइन एक क्लास ज़रूर कीजिएगा। अच्छे टीचर को, आपके इलाके में बहुत सारे अच्छे टीचर होंगे, एक ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा यार, प्लीज़ विश्वास करो, ठीक है। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक कलर भी ले लेता हूँ, 1 मिनट, एक कलर ले लेता हूँ। हाँ, इतना ही रहेगा, ठीक है। और देख लीजिए, यही मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है dreambihar.com। वीडियो जब पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर मैं आपको बोलता हूँ, जहाँ भी आप पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ ज़रूर से ज़रूर आइए, क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ओके। तो ये देख रहे हैं बिहार पैरामेडिकल 2024, सभी क्वेश्चन यहीं से आएगा, बिल्कुल यहीं से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। और ये रिकॉर्ड रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो क्यों ना हम एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बट लास्ट में वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा कि एक नया चैनल आया है ड्रीम बिहार, जो वहाँ आप कहीं भी पढ़ते हो ना, तो उनका क्वेश्चन एक बार ज़रूर अटेंड कीजिए, उनका क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि आपका बेसिक कितना कंप्लीट है, ओके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। और आज हम सेल को, पूरा कोशिका चैप्टर को चीर-फाड़ करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आज सप्तमी है, माता रानी का पट भी खुलेगा, हमें भी पूजा पाठ करनी है, ठीक है। बट इस सब से ज़्यादा पढ़ाई को ज़्यादा आपको वैल्यू देना है और पूजा पाठ तो होते ही रहेगा, ओके। सबसे पहले आपका कैरियर है, उसके बाद ही कुछ और है, ठीक है। तो मेरा बात मानिएगा, एक ऑफलाइन कोचिंग मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा।
आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। आपको एक रूटीन में आप जा कर के पढ़ाई कीजिएगा, वहाँ जो होमवर्क मिलेगा वो आप होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ेगा। ऑनलाइन में आप क्या करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 99% स्टूडेंट यही करते हैं कि पढ़ तो लिए ऑनलाइन से, न नोट्स बनाए न कुछ बनाए, तो ऐसे में कैसे सिलेक्शन होगा। 10,000 सीट है, 2 लाख बच्चा बैठता है, कितना क्लोज फाइट होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, कितना क्लोज फाइट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ यार एक ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है। और हमारा क्वेश्चन लगाइएगा, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने जल्दी आप हमें लाइक सब्सक्राइबर देंगे, याद रखिए जिस दिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ गया उस दिन हम पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में आग लगा देंगे। और पैरामेडिकल ही नहीं, आप ITI पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करते हैं, BCC का भी तैयारी करते हैं, आप इस चैनल पर आकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या है। ओके चलिए, जय माता दी, भगवान का नाम लेकर के सुबह सुबह गणपति बप्पा मोरिया या गणपति बप्पा मोरिया। ओके, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। ये रहा मेरा टॉपिक आज का, टुडे इज़ माय टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर सी छूट गया है, यहाँ पे सी छूट गया है, आप लोग यहाँ पे सी लिख लीजिएगा। ओके, यही है। अच्छा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है, टुडे इज़ माय टॉपिक, व्हाट इज़ सेल। अब क्या कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो ही सिर्फ नहीं देखना है, एक पेन एक पेपर, पेन पेपर क्या, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और लिखते चलिए। और जिस पॉइंट को हम अंडरलाइन करेंगे, अंडर कवर करेंगे, आप लोग भी वहाँ पे उस लाइन के नीचे 1-2 बार पेन चला दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि इन सारे पॉइंट्स में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पूछेगा तो यही पूछेगा, राम कथा नहीं पूछेगा आप लोगों से, समझ रहे हैं। थोड़ा सा साउंड का भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जानते हैं टोन में रहते हैं तो ढेर सारा धूम धड़ाका हो रहा है। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है सेल, कोशिका। तो कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। जिसे हम टिक लगाते हैं वैसे आप भी अंडरलाइन करते चलिएगा। तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, 65 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ओके, कोशिका कितने प्रकार का होता है, वैसे तो ये बहुत प्रकार का होता है, बट हमें पढ़ना अभी ये 2 ही प्रकार का होता है। कौन सा, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, क्या बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीवाणु। इसमें और भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपका कवक हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, कवक हो गया, फंजाई हो गया, ये सभी आपका क्या है, एक कोशिकीय जीव है। कवक, फंजाई और जीवाणु। जीवाणु में क्या, जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, या फिर आपका जो होता है रोड शेप होता है, कॉमा शेप होता है, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो आप देख लिए, कोशिका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका 2 प्रकार का, नंबर 1 एक कोशिकीय जीव, नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, कवक, फंजाई, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अब देखिए, बोल रहा है बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो देख रहे हैं यहाँ पे मनुष्य, जानवर और पौधे। क्यों,
क्योंकि मनुष्य में बहुत सारा सेल, जब बहुत सारा सेल मिलता है तब जाके वहाँ से एक जीव का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए मेरा हेड है तो वहाँ न्यूरॉन्स है, मेरा एब्डोमेन है तो वहाँ भी कुछ सेल है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वहाँ भी सेल है, हार्मोनल सेल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक से अधिक कोशिका से मिल करके बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। बहु कहने का मतलब क्या, बहुत सारा कोशिका जब एक साथ मिल करके, जब एक साथ मिलता है तो एक मनुष्य, एक जानवर, एक पौधा, जो बड़े बड़े चीज़ हैं उनका निर्माण होता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों को इसका आंसर खोज करके देना है कि एक 60 केजी के व्यक्ति में, एक 60 केजी के व्यक्ति में कितना कोशिका पाया जाता है। ये SW है, खोजिएगा, ठीक है। स्मार्टफोन आप लोगों के पास होगा, ढूंढिएगा कि एक 60 केजी के व्यक्ति में कितने कोशिका पाया जाता है। ओके, तो आप देख लिए कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका दो प्रकार का, नंबर 1 एक कोशिकीय जीव, यहाँ देख रहे हैं नंबर 1 एक कोशिकीय जीव, नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल, उदाहरण जीवाणु, कवक, फंजाई, ठीक है ये। और बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण मनुष्य, जानवर और पौधे, ठीक है। समझ गए, नो डाउट। हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे ताकि आप लोग इसको नोट्स भी करते चलें, ठीक है। और प्लीज़ यार मजाक मत करना, कॉपी उठाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और ये सभी भी आए, ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं। आप देख रहे हैं हमने सेल का डिफिनीशन क्यों नहीं दिया, क्यों, क्योंकि आपको वहाँ नहीं पूछेगा। हाँ, सिर्फ इतना याद रखिए कि शरीर के, ठीक है, इतना याद रखिए कि जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि सजीवों के क्रियात्मक, ठीक है, सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है संरचनात्मक, क्यों, क्योंकि ढेर सारा सेल मिल करके एक संरचना का निर्माण करता है। जैसे हम मानव बॉडी है, हम मानव हैं, ठीक है, तो हमारा ये बॉडी क्या है, बहुत सारे कोशिका से, अनबिलीवेबल नंबर्स ऑफ कोशिका से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। और जब ये कोशिका का निर्माण हो गया, ये पूरे शरीर का निर्माण हो गया, तो ये क्या हो गया, संरचनात्मक, एक पूरा संरचना बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संरचनात्मक। ओके, अब संरचना कोई बन गया तो भाई हम जीव हैं तो कुछ वर्क भी होगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, क्रियात्मक, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, संरचना बना, पहले एक पूरे जीव का निर्माण हुआ, और जब जीव का निर्माण हुआ वही जीव वही सेल के सहायता से कुछ क्रिया करने लगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो पहले क्या हुआ, मेरा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ, और उसके बाद हम क्या किए कि क्रिया करना स्टार्ट किए, तो इसे क्या बोला गया, क्रियात्मक। तो याद रखिएगा, सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और ढेर सारी कोशिका मिल करके क्या बनाता है मालूम है, उत्तक, टिश्यू। क्या बनाता है, टिश्यू। ये भी आप याद रखिएगा, क्या बनाता है, टिश्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले, नेक्स्ट, ठीक है, इसी में देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये समझ गए, अब हम चलते हैं अगले, देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। ये रहा, बहुत भी चीज़ है, 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग, जो अच्छे से बायो पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा। और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी यही से क्वेश्चन आता है। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, न कि वो विदेश से ला करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोला है कोशिका सिद्धांत तो 2 वैज्ञानिक ने दिया था। हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, कितने लिखने का ज़रूरी नहीं है। जब यार 2, 4, 5, 6, 7 जब ये याद ही कर लियो तो इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो कि कितने, तो 2 वैज्ञानिक। जो सेल थ्योरी है, देख रहे हैं भाई, हाथ से लिखना पड़ रहा है, पेन भी नहीं मेरे पास, जो है स्मार्ट पेन है, ठीक है। तो सेल थ्योरी, इसको हम थोड़ा सा साइड कर दें। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, तो 2 वैज्ञानिक। इसको फिर यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए, 2 वैज्ञानिक। कौन, एक तो आपका स्लाइडेन साहब थे, एक कौन, स्लाइडेन,
और दूसरा स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। कब दिया था? तो ये 1839 ईस्वी में दिया था। ओके, इस प्रकार से भी आपको भी अंडरलाइन करना है, ठीक है। किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 ईस्वी में दिया था, ठीक है। स्लाइडेन तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ओके, अब देखिए कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसे इस बार 23 में एक क्वेश्चन आपको आया था कि औषधि का फादर कौन है। हम भी ये पूरा फादर वाला सेशन लेकर के आएंगे कि औषधि का फादर कौन है, हेम्योपैथिक का फादर कौन है, ठीक है, अंग्रेजी दवा का पिता कौन है, बायो का पिता कौन है, केमिस्ट्री का पिता कौन है, ठीक है, फिजिक्स का पिता कौन है। ओके, ये सारे जितना भी फादर वाला ये एक लेक्चर में आपको करवा देंगे। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक, स्लाइडेन नंबर 1 और नंबर 2 स्वान ने कब दिया था? तो 1839 ईस्वी में दिया था। ओके, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? या तो साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी, या तो इसे क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। आप जब कोई भी चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ कोशिका का ही चेकअप किया जाता है, साइटोलॉजी, इसी को पैथोलॉजी कह दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल के भाषा में से पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में दिया था। और एक काम करना, वीडियो नहीं देख सकते हो, कहीं जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बाइक पे घूम रहे हो, ऑडियो में इसको लगा करके ऑफलाइन में, ठीक है, कान में हेडफोन लगा करके इस लेक्चर को सिर्फ सुनते ही रहिएगा। क्यों? क्योंकि सुनने से आपका सेंसेस ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। सुनने से आपका सेंसेस ज़्यादा एक्टिव होता है, आपका न्यूरॉन्स उस समय एक्टिव होता है, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। ओके, अब देखिए क्या कहता है कि कोशिका झिल्ली से आयन मुक्त अवस्था में पास होती है। कोई भी कोशिका हो, जैसे वो मान लीजिए गोलाकार है, वृत्ताकार है, या फिर लंबाकार है, या फिर त्रिभुज नुमा है, ठीक है। तो आप देखते हैं ना कि एक पौधा है और उसके जड़ से मिनरल्स वाटर जो पानी होता है वो क्या होता है कि जड़ के द्वारा पानी ऊपर आता है, और वो पानी ऊपर आता है और फिर जाके वो टहनी पत्ती जो होता है स्टेम लिप्स में वो पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? अब एक चीज़ देखो, अगर वो प्लांट का कोई भी पौधा का अगर जड़, कोई भी पौधा का जड़ अगर झिल्ली नुमा नहीं रहे, ठीक है, अर्थात वो अपने अंदर से कुछ चीज़ को पास ही नहीं होने दो, तो वो पानी फिर अंदर इन कैसे करेगा? साइंस है ना, यहाँ पे कितना बड़ा साइंस छुपा हुआ है, कितना बड़ा साइंस छुपा हुआ है। या फिर कहीं आप पढ़ते होंगे तो पूछिएगा कि अगर सेल हार्ड हो जाए तो क्या होगा। जब सेल हार्ड हो जाएगा तो वो बाहर का सब्सटेंस उस पर फोर्स लगाएगा ज़्यादा, तो क्या होगा? दो कंडीशन होगा। क्या? पहला तो वो वाटर जो है या तो वो रुक जाएगा, और नहीं तो दूसरी नंबर क्या है कि प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो क्या होगा? फट जाएगा, ठीक है। जिस समय फट जाएगा तो वहाँ पर का सेल क्या हो गया? ट्यूब पंक्चर हो गया। और जब ट्यूब पंक्चर हो गया तो फिर वहाँ पर से लीकेज करेगा, जो भी वाटर उसको मात्रा में चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैकअप हो जाएगा, वो पीछे चला आता जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण वो पानी क्या होगा? वो ऊपर नहीं जा पाएगा। समझ गए आप? तो कोशिका क्या होता है कि वो अपने अंदर, ठीक है, जो भी सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल मुलायम होता है, उसे क्या होता है कि वो पास होने देता है। जाओ यार जाओ, अपना काम करो, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली से आयन मुक्त अवस्था, ये यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि क्या मुक्त अवस्था में पाया जाता है या अमुक्त रहता है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो कोशिका क्या होता है? मुक्त अवस्था में पास होती है, तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्थात जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिए कि पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा
कि जिस भी कोशिका झिल्ली से आयन मुक्त अवस्था में पास होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हिंदी में से क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। ओके, तो ये आप देख लिए क्या कहते हैं, इसे जीव द्रव कहते हैं। तो कोशिका खोज कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो नंबर 1 थे स्लाइडेन, नंबर 2 श्वान। कब दिए थे? 1839 ईस्वी में। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी और मेडिकल के भाषा में इसे क्या, पैथोलॉजी कहते हैं। और कोशिका झिल्ली जिसे आयन मुक्त अवस्था में पास होती है उसे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कहते हैं। ओके, आप समझ गए? आई होप इतना तक, नो डाउट। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्या आ गया, पूछ रहा है जीव द्रव्य निम्न प्रकार के होते हैं। तो कितने? नंबर 1 केंद्रक, नंबर 2 जीव द्रव्य, नंबर 3 गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नंबर 4 गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, नंबर 5 राइबोसोम या सेंट्रोसोम, और नंबर 6 लवक। ओके, अब हम इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम केंद्रक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। तो जीव द्रव्य कितने? 6 प्रकार के। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। चलते हैं हम और देखते हैं नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये रहा सबसे पहला नंबर, क्या है? केंद्रक। यहाँ पे क छूट गया है, को आप लोग लिख लीजिएगा। क्या? केंद्रक, न्यूक्लियस। तो क्या कहता है? अच्छा चलो हम इसको 1 मिनट, आप लोग तो देख ही लिए होंगे तो क्या ढके इसे। चलो, तो बोला जाता है कि एक कोशिका में सामान्यतः कितना केंद्रक होता है? आज तक कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। नीट में इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। और आपका जो एग्ज़ाम है, आप क्या सोचते हैं कि ऊपर से पढ़ लिए और जाएंगे और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? कभी ना, नेवर, कभी नहीं आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता, कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ, आपको बेसिक्स लेकर के चलना ही पड़ेगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्या होगा, वो क्लियर होने वाला है। ओके, तो चलिए हम इस रफ जो किया उसको हटा दिए। ओके, तो देखिए एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है। क्या होता है? एक ही केंद्रक होता है। एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका में सामान्यतः कितने केंद्रक होता है? तो ये एक ही केंद्रक होता है। ओके, समझ गए? अब देखिए आगे क्या कहता है। अब ये केंद्रक का बात ख़त्म हो गया, ठीक है। हमको इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको बीएससी में डिटेल्स दिया है, पर आपको साइंटिस्ट अभी नहीं बनना है। आपको साइंटिस्ट अभी नहीं बनना है, अभी आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपना फ्यूचर बनाना है, वो मेडिकल के जरिए। ओके, तो चलिए आगे बोल रहा है केंद्रिका, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका पाया जाता है। क्या बात है? केंद्रक में एक केंद्रक और केंद्रिका में एक से अधिक, कोशिका में एक से अधिक केंद्रिका पाया जाता है। तो इसे यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, तो प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका। अब देखिए कोशिका में तो एक केंद्रक होता है, वट केंद्रिका में एक से अधिक, केंद्रक में एक से अधिक केंद्रिका पाया जाता है। समझे? अब देखिए ये नंबर 1 था, ये नंबर 1, ठीक है। अब ये नंबर 2 है। बोल रहा है केंद्रिका सूत्रण, जो आपका सेल डिवीज़न होता है, जो सेल डिवाइड करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे गलती मिटोसिस हो गया है। ये यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे आपका, ये यहाँ आपका माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। और इससे भी क्वेश्चन आता है, हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। पूरा इंटरफेज पढ़ाएंगे, एस फेज पढ़ाएंगे, जीनोट फेज पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरी जितना भी सेल बायोलॉजी है उसे हम कवर अप करेंगे और वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलने वाला है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, फिलहाल बेसिक्स आपको क्लियर कर रहे हैं, इस बेस को पकड़ के चलिए। नेक्स्ट में हम पूरे सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर को कवर अप करेंगे। ओके,
तो चलिए, ये हो गया केंद्रिका विभाजन, इसे क्या कहते हैं? जो केंद्रिका होता है वो कोशिका विभाजन अर्थात माइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, समझे आप लोग? तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये रहा, अब क्या आ गया? अब आ गया आपका प्रोटोप्लाज्म। आपका क्या आ गया? प्रोटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं? इसे जीव द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे आप इसे सही से लिख लीजिएगा, जीव द्रव्य। ओके, जीव द्रव्य इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उंगली से क्या ही लिखाएगा यार। तो हैंडराइटिंग वैसे मेरा बहुत अच्छा, आप मेरा बोर्ड पे मैंने जो लेक्चर वीडियो बनाया है वो देख सकते हैं। हैंडराइटिंग मेरा बहुत ही अच्छा है। मैं ये ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जितना मेहनत किया उस हिसाब से मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, बोला है प्रोटोप्लाज्म। तो इसे क्या कहते हैं? इसे जीव द्रव्य भी कहा जाता है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा प्रोटोप्लाज्म, इस दोनों को क्या बोला जाता है? तो इस दोनों को आपका क्या कहते हैं? इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। ओके, अब देखिए नंबर 1 पे क्या है? इसके नंबर 1 पे क्या है कि केंद्रक के मध्य, अरे वाह क्या बात है, क्या पॉइंट है। केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में, केंद्रक जो होता है उसके मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, समझ गए आप क्या कहते हैं? तो इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझे? अब इस तरीके से आप भी अंडर कवर करते चलिएगा। आप देखिए नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है? ये क्या कहता है कि केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को, फिर यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या है? जीव द्रव्य। तो केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। निकोल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ओके मेरे बच्चों, मुझे थोड़ा सा सर्दी हो रखा है इसलिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बट वो क्या है कि जानते हैं कि माउथ और नॉइस से वॉइस क्लियर होता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अब हम चलते हैं आगे। ये रहा, बोला है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अबे यार बहुत मस्त क्वेश्चन है कि कितने बार इसको पूछा गया। या तो ये पूछ लेगा कि हु इज़ डिस्कवर बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का खोज कौन किया था? तो देख सकते हैं यहाँ पे गोल्गी, इसका खोज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का खोज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का खोज 1898 ईस्वी में कौन? कैमिलो, कौन किए थे? कैमिलो गोल्गी ने किया था। 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्गी ने किया था। ओके, अब देखिए क्या बोला है ये केंद्रक के भीतर अकेला या समूह में पाया जाता है। कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसका स्ट्रक्चर कुछ उतना तो अभी नहीं बना सकते हैं, बट इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि इसका खोज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्गी ने किया था। ये केंद्रक के भीतर अकेला या समूह में पाया जाता है। अकेला या समूह में पाया जाता है। ये समझ गए? अब हम सभी पॉइंट को एक बार समराइज करके बोल देते हैं और सुनते रहिएगा, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। एक बार सभी पॉइंट को हम समराइज करके बोल देते हैं। ये रहा, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक कोशिकीय जीव, नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जीवाणु है, बैक्टीरिया है, कवक है, फंजाई है, और बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण मनुष्य, जानवर और पौधे हैं।
ओके, इसके बाद कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में दिया था। कोशिका विभाजन के अध्ययन को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली से आयन मुक्त अवस्था में पास होती है तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवद्रव कहते हैं। ओके, ये देखिए जीवद्रव 6 प्रकार का। नंबर 1 केंद्रक, नंबर 2 जीवद्रव, नंबर 3 गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नंबर 4 गुणसूत्र, नंबर 5 राइबोसोम या सेंट्रोसोम, नंबर 6 लवक। ओके, आगे केंद्रक न्यूक्लियस। एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक पाया जाता है। फर्स्ट न्यूक्लियस क्या है कि केंद्रिका, प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका पाया जाता है। ओके, अब देखिए नंबर 2 में केंद्रिका सूत्रण विभाजन माइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रिका क्या होता है कि माइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे प्रोटोप्लाज्म, इसे जीवद्रव भी कहा जाता है। केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले को साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले को साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीवद्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। ओके, अब ये देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स का खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्गी ने किया था। ये केंद्रक के भीतर अकेला या समूह में पाया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब हम क्या करेंगे, आपको समझा भी दिए, सारे पॉइंट्स को एक बार बोल भी दिए। आप इसको कॉपी में नोट्स बना करके आज इसको कंप्लीट कीजिएगा। कल इसका पूरा दिन कर देना है और इसके नेक्स्ट सेकेंड रोज में इसका एग्ज़ाम होगा और याद कर लीजिएगा। यही सारे क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस में और फिर आप क्वेश्चन लगा करके देखिएगा। आपका नंबर जैसे ही बढ़ेगा तो आपका हौसला बढ़ेगा। आपका जो हौसला है वो बूस्ट होगा, हौसला आपका बढ़ेगा और लगेगा आपको कि हाँ, जो चीज़ हम नहीं कर सकते थे वो अब हम करने वाले हैं, वो भी किसके सहायता से, तो ये ड्रीम बिहार के सहायता से आप करने वाले हैं। ठीक है, और आइए क्वेश्चन लगाइए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हम आपको यहीं पर कहते हैं बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और चलते चलते हम आपको बोलते हैं, चलते चलते हम आपको बोलते हैं थैंक यू, हम आपको बोलते हैं थैंक यू। अच्छे रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप बिल्कुल कमज़ोर हैं, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ कुछ रुपया पैसा आपसे नहीं लिया जाता है और मैं वादा करता हूँ आप बहुत सारा प्यार दीजिए, आग लगा देंगे हम, धुआं कर देंगे पैरामेडिकल के पेपर को, पॉलिटेक्निक और ITI के पेपर को। ठीक है, और हम और भी टीचर्स को लेकर आने वाले हैं जो आर्ट्स मैथ भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश हम खुद पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, साइंस का जितना भी केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश हम खुद पढ़ाएंगे। हिंदी एक मैम पढ़ाएगी और जो आपका आर्ट का पेपर है वो सर पढ़ाएंगे। तो हम धीरे धीरे टीम को खड़ा कर रहे हैं, जो क्वालिफायर टीम है उन्हीं को हम लाएंगे, अन्यथा हम फालतू को वैल्यू भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो बस नोट्स बना लीजिए, मेहनत करो, मेहनत करोगे मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। वो दिन दूर नहीं है कि कष्टों में जले हम, अब कश्ती क्या बची है, मेहनत करेंगे हम तो मंजिल क्या बची है। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, बहुत अच्छे मुकाम पे जाइएगा, बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको अपने घर वालों से। तो यहाँ आइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़ते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ आकर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आपका अपना औकात पता चल जाएगा। आपको अपना औकात पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं। 0 पे हैं तो 0 से स्टार्ट कीजिए,
मिड में है तो वहाँ से उठने का प्रयास कीजिए। और टॉप वाले के लिए मेरा कहना है कि टॉप पे हो तो टॉप से सुपर टॉप में जाने का कोशिश करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। यही के साथ, बस यही शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।